लो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करेंगे पेपर नंबर 1 to 6 एक साथ, सेक्शन ए। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस मेरे साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 मार्क्स कवर करता है सेक्शन ए। तो सिर्फ अगर आप आंसर देखेंगे तो डेफिनेटली इट्स टफ टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वहां पे अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं जिसके आंसर आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएंगे। और बच्चों, डायरेक्टली लर्न करोगे तो कुछ आंसर्स गलत भी हैं, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने क्या किया है, आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो उससे क्या होगा कि आपको हैंड टू हैंड लर्न हो जाएंगे। पता है, इस बार जब आप प्री बोर्ड दो ना, तो आप एक चीज देखना, अगर आप हमें पूरा सुनते हो और फिर वही चीज को लर्न कर लेते हो, तो एक तो लर्न करने में टाइम कम लगता है, पहली बात। और दूसरी बात, एग्जाम में आप लर्न नहीं भी करते हो, सिर्फ वीडियो सुन लेते हो, तो भी आपको याद आएगा कि मैंने ये सुना था, क्योंकि सुना हुआ कभी हम नहीं भूलते। तो इट्स बेटर टू लिसन फर्स्ट, और आपको फिर याद करने की देखना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली सब लर्न हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेशेंस रखना लास्ट तक, डेफिनेटली वीडियो बड़े होने वाला है। क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन है हर पेपर के, 6 पेपर है हमारे पास, और 20 तो 120 क्वेश्चन टोटल मैं एक साथ कराऊंगी आपको। तो एक तरीके से आपका थ्योरी पोर्शन पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। तो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो करते हैं सेक्शन ए। ये सब आपकी डिमांड पर है, और ऐसे ही आप मेरे साथ लगे रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। चलो आ जाओ सेक्शन ए पर, पेपर नंबर 1 अकाउंट्स। हाउ वुड यू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द फर्म? बताओ, कंसीडर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस ही है, और उस पर इंटरेस्ट है। तो बताओ वो कंपनी के लिए क्या हुआ? तो क्रेडिट बैलेंस ही है। तो नॉर्मल जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका भी बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो अगर दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो नॉर्मल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको आप क्या कंसीडर करते हो? एक्सपेंस। तो ये भी क्या रहेगा? एक्सपेंस। तो लिख लो फटाफट, द फर्स्ट आंसर इज एक्सपेंस एंड एक्सपेंस। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2। विरल विड्रॉ 500 रुपीज इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के कहां निकल रहा है? बिगनिंग में निकल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम, इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग है, तो आपको याद आया हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था, ड्रॉइंग विड्रॉल ऑफ द ड्रॉइंग है अमाउंट। तो पार्टनर क्या करता है? पर्टिकुलर वैल्यू आइदर हर मंथ के बिगनिंग में, आइदर हर मंथ के एंड में, आइदर हर मंथ के मिडिल में निकालता है। तो उसमें आपको ऐसे याद कराया होगा, अगर बिगनिंग में हो तो आप मल्टीप्लाई कर देना 6.5 से, अगर मिडिल में हो तो 6 से, और अगर एंड में हो तो 5.5 से, या 78y जो भी करते हो आप। तो देखो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देती हूँ। तो अमाउंट कितनी है? 500 रुपीज। परसेंटेज कितना है? 10, यानी 10/100 इनटू आपका जब एट द बिगनिंग है, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो उसको इनटू कर देंगे 6.5 से। सो फाइंड आउट करो व्हाट इज योर आंसर, जल्दी निकालो। 325। गॉट इट? चलो नेक्स्ट करते हैं फटाफट। हाँ, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एक और ऑप्शन बता देती हूँ मैं इसमें। 500 इंटू 10% है तो 10/100, ये तो सिंपल है। और उसके बाद क्या करते हो आप? 78/12। तो बच्चों वही किया है मैंने, आप 78/12 करो तो आपको अल्टीमेटली 6.5 ही मिलेगा आंसर, ठीक है। दोनों एक ही बात है, इसलिए मैं लर्न करने के लिए ऐसे याद करा देती हूँ कि इन द बिगनिंग हो तो 6.5, एंड हो तो 5.5, और मिडिल हो तो इन दोनों के मिडिल में आता भी कौन है? 6 आता है, तो 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट याद करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, गुडविल डिपेंड ऑन विच एक्सपेक्ट। गुडविल किस पे डिपेंड, किस एक्सपेक्ट पे डिपेंड, सॉरी हाँ, गुडविल डिपेंड्स ऑन विच एक्सपेक्ट, किसके एक्सपेक्ट पे डिपेंड करती है? तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। आंसर लिख लो, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट मींस, वो तो आपको आंसर पता ही होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। सी इज द आंसर, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज दैट टाइप ऑफ अकाउंट। ये आपको नहीं पता होगा, आंसर है नॉमिनल। आप रीजन पूछो, आपने 11th में टाइप ऑफ अकाउंट पढ़े होंगे। तो होता है पर्सनल, पहले बात तो इम्पर्सनल और इम्पर्सनल, दो टाइप होते हैं। देन इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। तो अल्टीमेटली आपको ऐसा सिखाया गया है कि 3 टाइप के अकाउंट है, पर्सनल,
रियल और नॉमिनल मतलब एक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। इम्पर्सनल के फिर दो तरीके होते हैं, रियल और नॉमिनल। तो नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल वो अकाउंट होता है जहां इनकम एक्सपेंडिचर एक्सपेंस और इनकम लॉस एंड प्रॉफिट आते हैं। तो रिवैल्यूएशन भी तो वही अकाउंट होता है, एक तरीके से P&L अकाउंट की तरह, जहां पे हम एक्सपेंसेस लिखते हैं जो या तो भूल गए या बढ़ गया आपका वैल्यू, तो वो एक्सपेंसेस हुए या फिर प्रॉफिट्स हुए, इनकम्स हुई। तो इसलिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। बताओ रिकंस्ट्रक्शन में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? बोलो फटाफट। 6 का बी, वेरी गुड। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा? बना ही तो रहे हम, सारी एंट्री में आपको रिवैल्यूएशन से कराती हूँ। तो आपका चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, वहां आप क्या बनाते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, क्योंकि एसेट की वैल्यू या तो कम बढ़ेगी या कम होगी, लाइबिलिटीज की वैल्यू या तो बढ़ेगी या कम होगी, तो रीवैल्यू कर रहे हो आप अपनी एसेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट, 7th, internally generated goodwill cannot be shown in the book of account as per accounting standard। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? AS 26, ठीक है। नेक्स्ट, 8th, when only old profit sharing ratio is given, sacrificing ratio of old partners is old ratio। 8 का आंसर आएगा आपका बी। देखो कैसे, मैं बस समझा देती हूँ आपको। देखो, जो आपको व्हेन ओनली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे ना, वो या तो ऐसा होगा कि भाई एक नया पार्टनर आया, वो 1 में से माइनस कर दोगे, फिर जो बचेगा उसको ओल्ड रेशियो बांटोगे। तो अल्टीमेटली मैंने बच्चों को बड़े क्वेश्चन करवाए थे ना, तब भी यही सिखाया था कि अल्टीमेटली वो ओल्ड रेशियो ही आता है। तो आपको सेक्रीफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। आप करके देख लेना कि कोई नया पार्टनर आया, वो 1/4 के लिए आया, तो 1 में से माइनस कर दो 1/4, आपका बच्चा कितना? 3/4। 3/4 को आप ओल्ड रेशियो में बांटो, ओल्ड रेशियो में, तो अल्टीमेटली जो ओल्ड होगा वही सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो आएगा। 9th पे आ जाओ। XYZ लिमिटेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन Z रिटायर। तो Z रिटायर हो रहा है तो नया, तो मैं इसमें एक लॉजिक सिखाती हूँ, टपली मार नया निकाल, यानी जो जा रहा है उसको टपली मार के हटा दो, जो बचेगा वो न्यू का रेशियो बच जाएगा। जब आपको न्यू रेशियो नहीं दे रखा हो, तो आप अगर कौन जा रहा है? जेड जा रहा है, तो 2 को निकाल देंगे तो नया रेशियो बच जाएगा 5:3। नेक्स्ट आ जाओ। विच इज द लास्ट पेमेंट मेथड। लास्ट किसको पेमेंट होता है? आप एक बिजनेस करते हो, आप खुद उस बिजनेस के ओनर हो, तो आप पहले बाहर वालों को पैसा चुकाओगे जिन्होंने आपको लोन दिया था या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, या पहले खुद का पैसा निकाल लोगे कैपिटल का? ऑफ कोर्स पहले आप बाहर वालों को चुकाओगे, वरना आपको जीने नहीं देंगे वो। तो पहले बाहर वालों को सबको चुका दो। लास्ट में कौन लेके जाता है? पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, तो वहां पे तो किसका पैसा होता है? पार्टनर का पैसा होता है। तो इसका आंसर आएगा पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी रिटर्न एज अ क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेटर ये है और रिजर्व ये है, तो याद करो रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हो आप? डिसोल्यूशन, जब आपकी फर्म क्या हो रही है? पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, तब आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? रियलाइजेशन। तो उस अकाउंट में ले जाकर हमको अपनी एसेट और लाइबिलिटीज को क्या करना होता है? खत्म करना होता है, क्लोज करना होता है, और फिर हम उन एसेट्स को मार्केट में ले जाके बेचते हैं और लाइबिलिटीज का पेमेंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फर्म बंद हो रही है। तो जब आप एसेट्स को बंद करते हो तो आप एंट्री करते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे इस तरीके से। तो एसेट्स इधर बंद होती है और लाइबिलिटीज इधर बंद होती है। अब ये क्या पूछ रहा है? क्रेडिट साइड में किसको दिखाओगे? तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? रिजर्व का। तो किसको दिखाओगे? रिजर्व को दिखाओगे। तो आंसर आएगा 5000। ओके, तो क्रेडिट साइड में किसका बैलेंस दिखाओगे आप? रिजर्व का। नेक्स्ट, एज पर सेबी गाइडलाइन द मिनिमम अमाउंट ऑन ईच शेयर कॉल्ड बाय द कंपनी मस्ट बी एटलीस्ट 25% ऑफ द इश्यू प्राइस, ठीक है। इसका आंसर होगा 25%। ये तो एज पर सेबी गाइडलाइन से रूल्स रेगुलेशन है, आपको ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द शेयर कैपिटल। क्या नहीं दिखा देता? तो आपको याद हो तो देखो, ऐसा कुछ हेड होता है। मैंने अपन को लास्ट का जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 48 नंबर का, वो यही करते हैं। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल जो फॉर्मेट बनाते हो, तो आप सबसे पहले लिखते हो इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आप पहला पॉइंट लिखते हो शेयर होल्डर्स फंड। फिर शेयर होल्डर फंड में भी आप
ए पॉइंट लिखते हो शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर फिर क्या आती है, इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप। लेकिन सेकंड बी पॉइंट होता है रिजर्व एंड कैपिटल, तो वो अलग अलग सब हेड्स है। पहला होता है शेयर कैपिटल का, फिर दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस का। तो ये तीन तो पहले हेड में आ जाते हैं, ये वाला नहीं आता। तो आपका आंसर कौन सा होगा, रुको क्या हो गया है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, क्या नहीं आता, तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता, क्या नहीं आता पूछ रहा है। बाकी तीन शेयर कैपिटल में ही आते हैं, क्योंकि वो ए पॉइंट के अंदर नहीं आता, बी पॉइंट अलग से दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस का, ठीक है। चलो 14, बिफोर द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द डिबेंचर आउट ऑफ अ प्रॉफिट, द कंपनी हैव टू ट्रांसफर 100% अमाउंट, कितना परसेंट, 100% ऑफ टोटल फेस वैल्यू इशू डिबेंचर टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। पहले आपने जितने के डिबेंचर रिडीम करना चाहते हो उतना पूरा पैसा आपको कहां पे डालना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना है, फिर रिजर्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 100% है इसका आंसर। Which of the following analysis shows stakeholder based classification? तो horizontal analysis, vertical analysis ऐसा जैसा कुछ होता नहीं है, शॉर्ट टर्म और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। तो इसमें आंसर आएगा एक्सटर्नल, क्योंकि इसमें सभी को इंक्लूड किया गया है। सभी को मतलब इसमें आपकी एक्सटर्नल पार्टीज भी आ गई, कि आपका गवर्नमेंट आ गया, लोन प्रोवाइडर आ गया, बैंक्स आ गई, सब, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस आएगा, सभी स्टेक होल्डर होते हैं जिन जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपनी ऑफ द करंट, द एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर ऑफ अ कंपनी इज 3 लाख, इट इज इंक्रीज्ड बाय 20% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब देखो ये किसका दे रखा है, 3 लाख रुपीज करंट ईयर का दे रखा है, और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल 20% से बढ़ा। तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू तो है ही नहीं मेरे पास, वरना डायरेक्ट प्लस 20% कर देती। ये तो इस साल की वैल्यू, तो ये 20% बढ़ा हुआ वैल्यू है। अगर ये 20% बढ़ा हुआ वैल्यू है तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ध्यान से सुन लो वापस, ये जो 3 लाख रुपए ये करंट ईयर का प्राइस है, और करंट ईयर का प्राइस प्रीवियस ईयर्स के प्राइस से 20% बढ़ा है, तो ये बढ़ा हुआ प्राइस है, तो यानी ये 120 के बराबर है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो प्रीवियस ईयर का प्राइस कम होना चाहिए 2,50,000, और वापस चेक करना हो तो 2,50,000 का प्लस कर देना 20%, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 3 लाख। ओके, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या इंक्लूड नहीं होता ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, तो आई थिंक कुछ भी नहीं होता। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी नहीं आएगा, लॉस ड्यू टू फायर भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेड भी नहीं आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही इंक्लूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड टू कंप्यूटर करंट रेशियो। तो करंट रेशियो में करंट एसेट आती है, करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटी, तो ये करंट एसेट है, डेटर स्टॉक करंट एसेट है, बीआर करंट एसेट है, फर्नीचर इज नॉट करंट एसेट, तो नॉट इंक्लूडेड बोला है, तो फर्नीचर इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड मिला है, वो कम मिलता है, इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा जब आप किसी को आपने पैसा दे रखा होगा। अच्छा, कंपनी में इन्वेस्टमेंट की बाद में बात करते हैं। अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए का लोन लिया तो आप मुझसे क्या लोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो आपने अपना सरप्लस फंड मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हुई, इन्वेस्टमेंट। तो आप जो भी एसेट्स खरीदते हो, कहीं किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हो, तो वो इन्वेस्ट कर रखा है आपने उस कंपनी में। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एडेड टू द कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि आपने किसी कंपनी में क्या कर रखा था, इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका कैश फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा, आपका पैसा बढ़ेगा, इसलिए तो इन्वेस्ट करते हैं। वरना सब लोग अपने जितना भी पैसा सरप्लस पड़ा है उसको अलमारी में लॉक करके रखते हैं। आप अलमारी में लॉक करता है कोई आज के जमाने में, नहीं। या तो आप कोई एसेट परचेज कर लेते हो, कई लोग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग म्यूचुअल फंड में, कई लोग प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, राइट, कई लोग शेयर्स ले लेते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द गुडविल इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इज, बोलो। तो देखो, इंक्रीज हुई है आपकी गुडविल, अगर इंक्रीज हुई है तो सेल ऑफ गुडविल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेची होती तो कम होती वैल्यू।
रिटर्न ऑफ भी नहीं होता, राइट बेचते तो है ही नहीं गुडविल को, राइट ऑफ भी नहीं होता। राइट ऑफ मतलब गुडविल की इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट को धीरे धीरे हमें कम करना होता है, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग ऑडिट का एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो राइट ऑफ गुडविल क्यों करते हैं, क्योंकि हमको अपनी वैल्यू इंटेंजिबल एसेट को धीरे धीरे कम करना होता है, तो उसके कारण वैल्यू कम होती है गुडविल की। ये तो बड़ी है, तो बढ़ेगी कब, जब आप क्या करोगे, परचेस करोगे। तो आप किसी का बिजनेस बैठा बैठाया खरीद रहे हो तो उसकी गुडविल भी आपको मिलेगी। तो उसके कारण जैसे आप दो कॉम्पिटिटर हो, बाजू में चलता है, ए आप चलाते हो, बी ऑर्गेनाइजेशन, वो जाना चाहता है बाहर, तो आपने उसका बिजनेस भी खरीद लिया, तो उसके जो क्लाइंट थे, उसकी जो गुडविल थी, उसका जो मार्केट में ब्रांड था, रेपुटेशन था, वो भी आपको बैठे बैठाए मिल गया। तो आपको एसेट के लिए तो पेमेंट करना ही पड़ता है, साथ में गुडविल का भी पेमेंट मांगता है बंदा, अगर मेहनत करके बिजनेस सेट करके आपको दे रहा है तो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे परचेज ऑफ गुडविल। दो प्रकार की गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल, ठीक है। तो दैट्स कंप्लीटेड। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए पेपर 2। पहला क्वेश्चन देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट बैलेंस है, मींस बताओ डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस। ग्रॉस तो हो ही नहीं सकता, ग्रॉस तो ट्रेडिंग से मिलता है, तो ग्रॉस वाले दोनों गए आइटम। तो बताओ डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। तो P&L का डेबिट बैलेंस होता है, तो बोलो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का डेबिट बैलेंस है, तो फिर वो क्या होगा, डिविजिबल लॉस। ओके, P&L की जैसा ही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर अ पार्टनर पूछा है, फर्म के लिए नहीं, फर्म के लिए एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है, क्योंकि आप P&L के डेबिट साइड दिखाते हो, तो पार्टनर के लिए इनकम, तो एन इनकम, क्योंकि आपने कंपनी में पैसा लगा रखा है, आप ओनर हो, पार्टनर हो फर्म के, आपने कंपनी में पैसा लगा रखा है। अगर आपने कंपनी में पैसा लगा रहा है तो कंपनी आपको उस पर इंटरेस्ट देगी। आप पार्टनर हो तो मैं कंपनी से इंटरेस्ट का पैसा लूंगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो पार्टनर के लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, ठीक है। Which method is appropriate for computation of goodwill when every year profit is increase? अगर हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप उनको सही गुडविल निकालने के लिए क्या करो, उनको वेट दे दो, तो होगा वेटेड एवरेज, ठीक है। क्योंकि आप उनको प्रॉपर वेट देते जाओ तो फिर जो आपका वैल्यू निकलेगी दैट इज मोर एप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं है कि उसमें सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते या कंपाउंडेड ग्रोथ रेट नहीं निकाल सकते, निकाल चारों सकते हैं, वो बात नहीं है, बात है कौन सा बेस्ट होगा, तो वेटेड एवरेज बेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल इज डैश व्हेन इंडिविजुअल स्किल इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंडिविजुअल स्किल इज इंपॉर्टेंट यानी जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, वहां पे हर डॉक्टर का इंडिविजुअली नॉलेज, इंडिविजुअल स्किल जरूरी है, तो वहां पे हॉस्पिटल के हालांकि गुडविल बढ़ती है ऐसा नहीं है, लेकिन विच इज इंपॉर्टेंट पूछा, ज्यादा जरूरी, तो इंडिविजुअल होगा तो वो गुडविल वहां पे क्या होगी, जीरो होगी। तो गुडविल इज जीरो व्हेन इंडिविजुअल स्किल, क्योंकि वो पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं होगा तो आपके पास क्लाइंट पेशेंट आएंगे नहीं, तो हॉस्पिटल के नाम से पेशेंट नहीं आ रहे, डॉक्टर के नाम से पेशेंट आ रहे, तो डॉक्टर की एक्सपर्टाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे गुडविल क्या होती है, जीरो होती है। इन विच रेशियो इज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। तो इन विच रेशियो बताओ फटाफट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मैंने बताया पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दो रिवैल्यूएशन का अकाउंट, ठीक है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट आ जाओ, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन्वेस्टमेंट आर शोन एट डैश इन द बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के बाद इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएशन कर ही क्यों रहे हो, जिन एसेट की वैल्यू बढ़ी जिनकी कम हुई, तो नई बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी उसी अमाउंट से आनी चाहिए, इसलिए तो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो वो किस पे आएगी, मार्केट वैल्यू पे, तो 6 का आएगा मार्केट वैल्यू, ठीक है, नई बैलेंस शीट में, इसलिए तो आप रिवैल्यूएशन रिकंस्ट्रक्शन करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डैश गुडविल। तो मैंने आपको बताया कि दो तरीके की गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या और एक परचेज गुडविल, जो आपने खुद ने मेहनत करके बिजनेस बड़ा किया है, अब आपका मार्केट में नाम बन गया है, तो ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होता है किसी का बैठा बैठाया बिजनेस आप खरीद रहे हो, तो आप उसको सिर्फ एसेट के लिए पैसे नहीं देते, आप उसको गुडविल के लिए भी पैसे देते हो। क्यों,
क्योंकि वो व्यक्ति उतनी मेहनत करके एक नाम बना चुका है, एक रेपुटेशन बना चुका है मार्केट में, तो वो एसेट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपसे और लेता है, और वो पैसा होता है उसकी गुडविल का। तो इसको बोलेंगे परचेज गुडविल, क्योंकि आपने उसके सामने क्या दिया, उसको पैसा दिया है वो गुडविल खरीदने के लिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, कहा गया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी बुक में शो नहीं करते, तो होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दैट इज इंटरनली जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड बोलो इंटरनली, यानी आपने खुद ने जनरेट किया, तो वो उसको बोलेंगे इंटरनली जनरेटेड। ठीक है, 8 पे आ जाओ। हाउ कैन अ न्यू पार्टनर बी एडमिटेड इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। नया पार्टनर कैसे आप लेते हो पार्टनरशिप फर्म में, कैसे बुलाते हो, न्यू पार्टनर को एडमिट कैसे कर सकते हो। तो पहला बोला है ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइडेड यूनानिमसली टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। नहीं, यूनानिमसली मतलब मोर देन 75% मेजर वोट देकर, यानी इसको बोलते हैं जब यूनानिमस रिजल्ट होता है, इसका मतलब मेजर। तो मेजर नहीं, सारे पार्टनर हाँ बोलते हैं तब होता है, तो यूनानिमस रिजल्ट से नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अरे एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो इसका मतलब थोड़ी आप अपने भाई को, बहन को, काका, चाचा, मामा, ताता सबको ले आओगे, नहीं। नेक्स्ट, एज पर द प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड फॉर एडमिशन। हाँ, पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजन लिखे गए हैं आपको वो फॉलो करना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। व्हेन ओनली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हाँ, तो एक लाइन याद आई, सिर्फ ओल्ड दे रखा है तो रिटायरमेंट के केस में तो टपली मार न्यू निकाल, तो उसको भगा देते हो, जो बचता है वो न्यू रेशियो बच जाता है। और याद करो, मैंने आपको किसी ना किसी चैप्टर में एक बार सॉल्व करके भी बताया था कि आप टपली मार के हटा दोगे। तो देखो मैं लिख के बता दूं, ओल्ड रेशियो मानो था मेरा 1:2:3। ठीक है, अब तब सी जा रहा है, ये ABC है, अब सी जा रहा है तो 3 चला गया, तो न्यू रेशियो आपका बच जाएगा 1:2। तो वो क्या पूछ रहा है हमसे, देखो क्या पूछ रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग रेशियो भी यही आएगा अल्टीमेटली 1:2। करके देख लेना कैसे करोगे, कैसे करोगे, ओल्ड रेशियो माइनस, नहीं न्यू बड़ा है ना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो गेनिंग रेशियो निकाल के देखना इसमें फॉर्मूले में, तो आप लिखना न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, करके देख लेना, तो आपका अल्टीमेटली यही आएगा। ओके, तो आंसर होगा इसका ओल्ड रेशियो। ठीक है, 9th का आंसर होगा ओल्ड रेशियो। चलो ना, हाउ मेनी मेथड्स आर फॉर देयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फटाफट बता दो। हाउ मेनी मेथड्स आर गिवन इन द बुक, आई थिंक 2 गिवन होंगे, तो ये एक बार दोबारा देख लेना, 2 ही गिवन होंगे। चलो नेक्स्ट, इन विच अकाउंट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो जनरल रिजर्व का याद करो कौन कौन सी चीजें पार्टनर्स में बढ़ती है एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। तो जनरल रिजर्व भी तो बढ़ता है, वेरी गुड, तो किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो एट द टाइम ऑफ टू विच अकाउंट बैलेंस ऑफ अ जनरल रिजर्व ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन, तो पार्टनर्स कैपिटल में। देखो इसमें ना भले MCQ है, 20 मार्क्स के होते हैं, लेकिन उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग लगाना कि उसमें प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो। तो आप जनरल रिजर्व पढ़ा होता है तो आप क्या करते हो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ठीक है, चलो इन इंडिया से भी 1991 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, वो अभी से आगे वाले पेपर में हमने पढ़ाई था, सेबी एक्ट 1991, वो मुझे याद था। चलो, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड देन अमाउंट कॉल्ड अप ऑन फॉरफिटेड शेयर इज, बोलो फटाफट। अच्छा, कॉल्ड अप, कंपनी ने जितनी मांगी है वो कहां ले जाते हो, तो फॉरफिटेड के एंट्री क्या करते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, टू शेयर फॉरफिटेड, और जो नहीं चुका है उसके नाम से। तो जितना कंपनी ने मांगा है, तब इसलिए तो हर क्वेश्चन में लिखा होता है शेयर जो आपने फॉरफिट किया है वो फुल्ली पेड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप है ना। तो फुल्ली कॉल्ड अप है, इसका मतलब वो एंट्री क्या करते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो आप कहां ले जाते हो उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट कर देते हो। तो डेबिटेड, ये दी है, डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ में आया ना, फॉरफिटेड में मत कर देना, फॉरफिटेड में तो वो पैसा आता है जो शेयर होल्डर देते हैं, जो जैसे 10 रुपए का शेयर है और मैं बोल रही हूँ शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा चुकाया, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए,
तो सिर्फ 3 रुपए, पर कंपनी ने 3 थोड़ी मांगे थे, कंपनी ने तो ज्यादा मांगे होंगे, जब भी तो आपका शेयर फोरफिटेड हुआ। गधो, कुछ नहीं चुकाओगे तभी तो वो अपना शेयर वापस ले लेंगे, ठीक है। तो कंपनी ने मांगे 7 रुपए, और 7 रुपए या 10 रुपए, और आप दे रहे हो सिर्फ एप्लीकेशन। कंपनी ने अलॉटमेंट भी मांग लिया, फर्स्ट कॉल भी मांग लिया, आप नहीं दे रहे, तो कंपनी क्या करती है, अपना शेयर वापस ले लेती है। इसी को तो शेयर फॉरफिटेड कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा कंपनी कॉल्ड अप जो अमाउंट करती है उसको आप कहां लिखते हो, तो उसको डेबिट करते हो शेयर कैपिटल के नाम से, ठीक है। और जो नहीं मांगा वो तो आप कैसे उसको डेबिट कर सकते हो। नेक्स्ट, the amount of a premium received on issuing debenture at a premium is, बताओ, आप इशू कर रहे हो, द अमाउंट ऑफ अ प्रीमियम रिसीव्ड, डिबेंचर इशू कर रहे हो और उस पे आपको प्रीमियम मिल रहा है डिबेंचर इशू करते समय, यानी 10 रुपए की चीज, 10 रुपए का डिबेंचर आप 112 रुपए पर या 115 रुपए पर किसी को इशू कर रहे हो, तो 100 रुपए का डिबेंचर आप 115 रुपए पे इशू कर रहे हो, तो 15 रुपए जो प्रीमियम है डिबेंचर का वो क्या होता है आपका, बताओ, कैपिटल लॉस या प्रॉफिट। रेवेन्यू तो हो ही नहीं सकता, वो तो ऑपरेटिंग थोड़ी है, कैपिटल से रिलेटेड है, तो कैपिटल प्रॉफिट। प्रीमियम का पैसा है, आपको मिल रहा है ज्यादा, डिस्काउंट पे करोगे तो कैपिटल लॉस, और अगर प्रॉफिट प्रीमियम पे करोगे तो कैपिटल प्रॉफिट, चाहे इक्विटी का हो चाहे डिबेंचर का हो। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एनालिसिस इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पहले से लिखा हुआ है ड्यूरेशन के बेसिस पे, तो 3 तो हो ही नहीं सकते, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, ड्यूरेशन ही हुआ ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ही तो होते हैं। चलो नेक्स्ट, इन अ कंपनी अमाउंट ऑफ सेव्ड रेवेन्यू ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज 8 लाख, इन विच करंट ईयर्स इंक्रीज रेट। अच्छा देखो, पहले वाला जो आपका पेपर ए था उसमें करंट ईयर का बैलेंस दिया, इसमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया, और वो इंक्रीज हुआ है 12.5% से, तो 8 लाख का प्लस कर देना 12.5 और फिर परसेंटेज का साइन दबा देना, ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे करो 8 लाख प्लस 8 लाख का 12.5%, है ना। और कैलसी में करोगे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। तो 8 लाख प्लस 12.5% करोगे, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 9 लाख रुपए, ठीक है। और ऐसे करोगे तो पहले 8 लाख का 12.5% निकालो, 8 लाख का 12.5% निकालो, 1 लाख आएगा, फिर 8 लाख में 1 लाख प्लस कर दो तो 9 लाख आंसर, ठीक है। टू अराइव एट अ लिक्विड एसेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम करंट एसेट, लिक्विड एसेट पे पहुंचने के लिए करंट एसेट में से क्या माइनस करना पड़ता है, बोलो बोलो बोलो, करंट एसेट माइनस स्टॉक, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस यूनिट गिव द एनालिसिस ऑफ, शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी है तो लिक्विडिटी बताता है, ठीक है, कि हमारी कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, कंपनी के पास पैसा कैश कितना पड़ा है, तो सिर्फ कैश ही नहीं आता उसमें, हमारे पास ऐसी चीजें जो फटाफट इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, वो सब लिक्विडिटी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज ट्रांजेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, तो देखो इंटरेस्ट लोन पे किया, डिविडेंड पे किया और डिविडेंड पेड है, ये सब तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, हमने कहीं को किसी को लोन दे रखा था, या हमने किसी से पेड है तो हमने किसी से लोन ले रखा था, तो लोन लिया क्यों है, बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई है ना, मतलब आप उसमें माइनस करते हो क्योंकि पेड है इंटरेस्ट, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, वो भी आपने किसी कंपनी के शेयर वगैरह ले रखे होंगे तो आपको मिले हैं, तो वो भी इन्वेस्टिंग है। और डिविडेंड पेड, यानी आपकी कंपनी के शेयर किसी ने खरीद रखे होंगे तो आपको डिविडेंड क्या करना है, पे करना है, तो ये फाइनेंसिंग है। तो बच्चा क्या, सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, सैलरी एक्सपेंस इज योर आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे पेपर सेक्शन नंबर बी, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट, इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो देख लेना, सेक्शन बी मिल जाएगा। पर बच्चों लगे रहो मेरे साथ, ठीक है, इसलिए पहले बोल रही हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन पे क्लिक करो और पूरे लंबे वीडियो देखते जाओ, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलो आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर विद अदर्स आल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंस एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस में किसको इंक्लूड करते हो, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तीन तो ऑपरेशन से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड खर्चे, उसके बिना बिजनेस चलेगा नहीं, और एक्स्ट्रा पैसे आपने कहीं और इन्वेस्ट कर रखे हैं किसी और कंपनी में, तो वो ऑपरेटिंग नहीं होते।
तो वो आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या होंगे इसमें से? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो हियर इज ऑल द सॉल्यूशंस। सो क्लिक लेना है आपको, तो एक काम करो, लो ले लो, धीरे धीरे चलाती हूँ, लेते जाओ, स्क्रीन रिकॉर्डर कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पर आ जाओ फटाफट। पेपर नंबर 3 सेक्शन ए, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ड्राइंग, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर फॉर अ पार्टनर। तो कल मैंने आपको कैपिटल का बताया था, तो कैपिटल का क्या बताया था? पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंपनी के लिए खर्चा होता है, पार्टनर के लिए इनकम होती है। तो ड्राइंग का रिवर्स, ड्राइंग मतलब होता क्या है पहले ये बता दो। पॉज करो वीडियो को एंड राइट इन द कमेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पार्टनर जो अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से लेकर जाता है। तो अगर वो लेकर जा रहा है, इंजॉय कौन कर रहा है पैसे को? पार्टनर इंजॉय कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा कौन? पार्टनर देगा। किसको देगा? पार्टनरशिप फर्म को। बेटा आपको दोनों को अलग अलग मानना है एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो बोलते हैं सेपरेट बिजनेस, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और ओनर अपने आप में अलग व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है बिजनेस। तो अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो आप अगर घर पे पैसा इंजॉय करने के लिए लेके जा रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को चुकाना पड़ेगा। तो पहला आंसर होगा एन एक्सपेंस। तो पहला आंसर होगा इट इज एन एक्सपेंस। ये वाला कलर ले लेते हैं हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा और कंपनी के लिए इनकम। ओके, द कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ ए बी सी इज 3:1। द डिविजिबल प्रॉफिट इज 1,32,000। व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ सी? वेरी गुड, इट्स टू इजी। 1,32,000। अच्छा ये तो कैपिटल प्रपोर्शन है, ध्यान से पढ़ना, आप लोग पढ़ते नहीं हो एग्जाम में ध्यान से। तो ये तो कौन सा प्रपोर्शन है? कैपिटल प्रपोर्शन है। तो कैपिटल प्रपोर्शन से मतलब नहीं होता, आपको डिवाइडेड बाय 3 कर देना। तो करो फटाफट, 3 4 12, 3 4 12, तो 44,000 इज योर आंसर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 करना। ये जो प्रपोर्शन दे रखा है ये कैपिटल प्रपोर्शन है। आपको तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे चाहिए, वो है ही नहीं। तो जब कुछ नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं? 1:1:1। ऐसा नहीं है आपको नहीं आता है, आई नो आपको आता है, पर एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास 3 घंटे का प्रेशर इतना तेज होता है ना कि हम भूल जाते हैं, है ना। तो मैं ऐसे टीचर हूं ना, आई डू नॉट कंसीडर द मार्क्स मोस्ट प्रोबेबली। आपका कॉमर्स में आपका दिमाग चलना चाहिए। अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है ना, है ना, तो जैसे मैं मेरे बच्चे के लिए भी ऐसा नहीं करती कि आप कितने मार्क्स आए, आपको आना चाहिए। बाई चांस आप प्रेशर में गलत करवाए, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर। पर ये भी है बच्चों कि राइट टाइम पे राइट प्लेस पर होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप जब सही जगह थी, जब आपको यूज करना था दिमाग, तब आपने नहीं किया तो वो भी गलत बात है ना। इसलिए मैं आपको अभी क्वेश्चन करवा रही हूँ। चलो, गुडविल इज विच टाइप ऑफ एसेट? ये तो 11th का क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। वेरी गुड, इंटेंजिबल एसेट। गुडविल कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल। चलो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू बोलो। वेरी गुड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ए आंसर होगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यानी अगर उस कैपिटल, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता क्या है कि अगर उस कैपिटल को आप बिजनेस में नहीं लगाते और कहीं और इन्वेस्ट कर देते, मान लो कहीं किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते, किसी को दे देते, तो वो मार्केट की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? वो मार्केट की रेट होती है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है। तो अगर मैं अपना बिजनेस नहीं कर रही होती तो वो सरप्लस पैसा पड़ा है, जैसे मैंने ₹1,00,000 तो सरप्लस पड़ा है, तो मैं उसको किसी को दे देती, भाई तू इस पैसे को यूटिलाइज कर तेरे बिजनेस में और मेरे को 12%, 10%, 15% दे देना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, यानी आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल आपकी लगी हुई है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब मार्केट में कितनी इंटरेस्ट रेट चल रही है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए हमेशा। रीजन, उतना तो अगर आप काम नहीं कर रहे होते तो भी मार्केट से आप अर्न कर लेते हैं, ठीक है। अब आप खुद भी तो काम कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, अगर आप खुद भी अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हो तो आपकी भी तो इनकम होनी चाहिए कुछ, ठीक है। चलो, तो पहला आंसर 4th का ए आएगा। 5th, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नोन एज, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये पिछले वाले पेपर में भी था, ठीक है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, उसमें वही तो करते हैं, जितनी इनकम होती है आप क्रेडिट साइड दिखाते हो, जितने एक्सपेंस रह गए हैं या अभी आपको मिले वो सब डेबिट साइड दिखाते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, है ना। और आपको याद भी नहीं आता क्योंकि हम कहीं पर P&L एडजस्टमेंट लिखते
नहीं है प्रैक्टिकल में। व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बताओ उसको क्या बोलते हैं? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज लाइक अ P&L अकाउंट, सारे नेचर सारे रूल्स वगैरह P&L के ही हैं। तो क्रेडिट बैलेंस P&L अकाउंट का होता है तो वो क्या होता है? प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन का भी क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना अगर आपको नहीं आता तो। मैं खुद ये बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है हमको 20 के 20 क्वेश्चन आते हो, पर हम कॉमन सेंस लगा के, क्योंकि हमने पूरी बुक तो की है ना, तो कॉमन सेंस लगा के भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो। गुडविल अपेयरिंग इन द बुक एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज रिकॉर्डेड debited to old partners capital in their old profit sharing ratio and goodwill account is credited। यही तो करते हैं, गुडविल को क्लोज करते हैं। जो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट पड़ी है आपके पास, नया पार्टनर आया तो यहाँ पे अगर पहले की गुडविल पड़ी है बुक में तो वो पार्टनर्स में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आप एंट्री लिखते हो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल, सी तो नहीं, मान लो कि सी नया आ रहा था तो टू गुडविल, तो गुडविल को क्रेडिट कर देते हो और पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो पहला ही आंसर आएगा डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये एंट्री देखो, अब ये क्या था? ये एंट्री थी, पर हमें क्लिक नहीं होता। ये जब एंट्री ऐसे लिख देते हैं ना स्टेटमेंट्स में तो हमें क्लिक नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जेनी एंड जूफी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ, अब ये प्रॉफिट लॉस का ही रेशियो दे रखा है 3:2। दे हैव एडमिटेड जिया एज अ पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट शी विल बी गिवन 1/5 शेयर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बोलो? तो 1 में से 1/5 हटा दो, जो बचेगा उसको 3/2 में ही बांट दो। तो बोलो क्या होगा? तो देखो कैसे करते हैं, 1 में से 1/5 हटा दो पहले, तो बचा कितना? 4/5। अब 4/5 को 3:2 में बांट दो, 3:2 में, तो बांटो फटाफट 3:2 में। तो 4/5 का 3/5 और 4/5 का 2/5। तो लिखो 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। इसका आया 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। अब ये तो हो गया किसका? ये कौन पार्टनर थे? जेनी एंड जूफी। तो ये जेनी का, जेनी है पहले, जूफी है, जूही सॉरी, जेनी एंड जूही। ठीक है, और नया पार्टनर कौन आ रहा था? नया पार्टनर कौन है? जिया। तो जिया का है, अरे कैसे नाम दिया, जिया का है कितना है? 1/5। तो इसको सबके डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मेरे को दोनों साइड, ध्यान करो, अगर आप ऊपर नीचे दो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो तो कट के वही हो जाएगा। तो 5/25 सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब जब सबके डिनोमिनेटर यानी सबकी पैंट मतलब डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं तो आप उनको रेशो में लिख सकते हो। तो मेरा रेशो कितना हो गया? 12:8:5। ठीक है, देखो आपके उसमें है, हाँ ये रहा पहला ही है A, 12:8:5। ठीक है, चलो मार्क कर लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा था। डन, ये ले लो स्क्रीनशॉट। 1 में से पहले माइनस कर दो उसका शेयर, जो बचा, कुछ नहीं बोला हमको, तो जो बचा वो पुराने रेशियो में बांट दो, सिंपल। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट इज पेएबल एट डैश ऑन द अनपेड अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देते हैं बोलो? बोलो 6%। वेरी गुड, 6% पर एनम। ठीक है, और अगर पार्टनर का लोन हो तो उस पर भी कितना देते हैं? पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है और कुछ नहीं बोला तो उस पर भी कितना देते हैं? 6% देते हैं। पर देखो जब पेपर 1 to 5 मैंने करवाया ना, तो मुझे कहीं कहीं याद है कि बड़े क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी पार्टनर की वाइफ ने या किसी थर्ड पार्टी ने हमको लोन दे रखा है और उसकी इंटरेस्ट की कहीं चर्चा नहीं दी करी है। तो मैं बता रही हूँ, एक्चुअली मैं मेरे जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें बच्चों की नोटबुक चेक करती हूँ, तो वो क्या गलती करते हैं, तो वो उस पर भी 6% देते हैं, क्योंकि उनको ये तो पता है 6% देना है, पर किसको देना है ये पता नहीं। तो जितने भी लोगों ने लोन दिया, मानो मैंने फर्म को लोन दिया, मेरा उस फर्म से कोई रिलेशन नहीं है, फर्म ABC की है, अब मैंने फर्म को लोन दिया तो मेरे को भी 6% इंटरेस्ट। अरे नहीं बाबा, जब कुछ नहीं बोला एक्सटर्नल पार्टी के लिए तो नहीं देना। ठीक है, सिर्फ पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उस पे 6% है, पार्टनर की वाइफ भी अगर लोन दे रही है तो उस पे भी 6% नहीं है। ठीक है, और एक ये जो ये है, इफ द मतलब रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है और अगर आपने मतलब रखा है पैसा तो उस पे भी आपको 6% देना है। चलो
At the time of dissolution of firm, given unrecorded asset 50,000 to a creditor of 70,000 for his dues, then by which amount will cash account be credited? कैश अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा बताओ। तो देखो कितने की एसेट थी, अनरिकॉर्डेड एसेट 50,000 की थी, और टू द क्रेडिटर एंड क्रेडिटर ऑफ 70,000 फॉर हिज ड्यूज, उसके ड्यूज के लिए, विच अमाउंट, बाय विच अमाउंट कैश अमाउंट भी क्रेडिटेड, तो कैश कितने से क्रेडिट होगा, तो यानी 70,000 का क्रेडिटर है, उसको 50,000 की तो एसेट दे दी, तो 20,000 कैश देने पड़ेंगे, तो लिख लो क्योंकि अनरिकॉर्डेड है एसेट, ठीक है, तो 20,000 रुपए अमाउंट आएगी, 70 माइनस 50, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टू विच अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, टू विच अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, P&L का डेबिट बैलेंस है, बताओ P&L का डेबिट बैलेंस कौन सी साइड में लिखा जाता है, बैलेंस शीट के असेट साइड में, तो टू विच अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर कंपनी हैज टू बी टेक अ परमिशन फ्रॉम हुम, किससे परमिशन लेनी पड़ती है बताओ, पब्लिक इशू करना है तो किससे परमिशन लेनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, अगर शेयर वेयर का सब काम है तो वो कौन करता है, सेबी करता है, तो आंसर आएगा सेबी, ठीक है, शेयर्स का सब काम कौन करता है, सेबी करता है। एट व्हाट मैक्सिमम रेट ऑफ परसेंटेज फॉर प्रीमियम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिक्लेयर बाय द कंपनी ऑन इशू ऑफ शेयर, तो मैक्सिमम रेट ऑफ प्रीमियम कितना होता है बताओ फटाफट, मैक्सिमम ऑफ रेट ऑफ प्रीमियम, तो कोई लिमिट नहीं है, आपको पता है अभी तो शेयर कितना बूम जा रहे हैं, सारे शेयर्स के प्राइसेस क्या जा रहे हैं, हाई जा रहे हैं, पर क्या कंपनी जब आई थी मार्केट में तो उनका फेस वैल्यू भी वही था, नहीं, ठीक है, तो प्रीमियम पर कोई लिमिट नहीं होती है। 13, विच टाइप ऑफ अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कौन सा है बोलो, पर्सनल अकाउंट, तीन टाइप के अकाउंट बताते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल को अगेन दो भागों में बांटा गया है, रियल और नॉमिनल, तो ये कौन सा है आपका पर्सनल अकाउंट है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि हमें डिबेंचर होल्डर को पे करना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर एक पर्सनल व्यक्ति होगा, कोई ह्यूमन होगा जिसने कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे, तो वो उसका आंसर क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। टू विच बेसिस mostly all shareholders take their investment decision, on which basis mostly all the shareholders take their investment decision, तो किस बेसिस पे आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको बोल रही हूँ आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो आप किसके बेसिस पे लोगे, मैं कितना अर्न कर रही हूं उसके बेसिस पे नहीं, मेरे अर्न करने की कैपेसिटी कितनी है, मतलब हो सकता है ना आपका पैसा लगाने के बाद में ज्यादा, अभी मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं अर्न नहीं कर पा रही, पर इफ आई हैव अ कैपेसिटी टू अर्न अ लॉट, तो आप सोचोगे नहीं नहीं फ्यूचर में ग्रोथ करेगी मैम की कंपनी, तो हम पैसा लगा देते हैं, तो ऑन अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। तो आप तैयार हो मेरी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, तैयार हो तो लिखो अमाउंट, कितनी अमाउंट आप मेरी कंपनी में लगाने के लिए तैयार हो, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स भेज दूं पहले, ओके ठीक है, मजाक करते हो सुबह सुबह, काश ऐसा हो। चलो इन कंपनी अमाउंट, सब यूट्यूब वीडियो बनाने लग जाएंगे, फिर सारे कंपनी वाले बोले लो रितु मैम को है ना यूट्यूब वीडियो पे 10 करोड़ का फंडिंग मिला, तो कल से एक काम करो ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाओ, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन यूट्यूब चैनल और यूट्यूब का ही मुझे बंद कर दे। चलो इन अ कंपनी अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, cost of goods consumed, sorry, of a current year is 3,30,000 and in which 10% increase with the comparison to the previous year। देखो ये इस साल का है, करंट ईयर का, और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, ये वाला मैंने अपने पेपर 1 में भी आया था, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है, देन हाउ मच कॉस्ट ऑफ कंज्यूम इन द प्रीवियस ईयर, तो ये जो 3,30,000 है, याद आया, याद आया, वेरी गुड, मेरी हंसी देख के, ओके, तो ये किसके बराबर है, 110 के बराबर है, तो 100, क्योंकि ये करंट ईयर का है, तो इसमें जो 10% बढ़ा हुआ है वो भी इंक्लूडेड है, समझ रहे हो, बेस ईयर को 100 मान लो, तो इस साल 10% बढ़ा है, तो बेस ईयर 100 था, 10% बढ़ा तो 100 का 10% कितना होता है, चलो निकालो, कैलसी से निकालो,
कैलसी से निकालो 100 का 10%, निकाल भी रहे हैं आधे तो 100 का 10% 10 रुपए होता है, तो 10 रुपए बढ़ा तो 110 हो गया, तो ये करंट ईयर की प्राइस है, यानी ये 10 रुपए से बढ़ी हुई है, तो डिवाइडेड बाय 110, और आपको प्रीवियस ईयर की चाहिए इसलिए इंटू 100, तो बोलो कितना अमाउंट आएगा, 3 लाख आता दिखता है, वेरी गुड, क्योंकि 3 लाख का 10% होता 30,000, तो करंट ईयर में हो जाएगा 3,30,000। ओके, चलो नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज रेवेन्यू बेस्ड profitability ratio, for which of the following ratio is revenue based profitability ratio? अच्छा, revenue based profitability ratio कौन सा है बताओ, ये तो सिंपल है एकदम, P&L अकाउंट बनाते क्यों, ताकि हमको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चले, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो आप क्या बोल रहे हो कि मैम आपकी कंपनी के फाइनल अकाउंट भेज देना, क्यों देखना है फाइनल अकाउंट, क्या रीजन है, बिकॉज यू नो वांट टू नो माय प्रॉफिटेबिलिटी, तो नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड नॉन, अरे क्या पढ़ रही हूँ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कहाँ है, लास्ट वाला है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। डी, वर्किंग कैपिटल मींस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सिंपल। हाउ मेनी एक्टिविटीज, कैश फ्लो, अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछता है, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3, कौन कौन सी, लिखो, पॉज करके लिखो, अगर अभी भी नहीं लिखा ना तो कल से वीडियो बनाने बंद, ना तो आप मुझे देख रहे हो, ना पूरे वीडियोस को, ठीक है, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, और ऊपर से मैं आपका लिए टाइम वेस्ट करूं, ना पढ़ रहे हो, तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, पूरे वीडियो नहीं देख रहे हो, लेकिन कम से कम पढ़ो तो सही, ठीक है। चलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो 3 होती है, 19 पर 3 आएगा। चलो, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो दोनों ही कौन है, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो दोनों बोथ आर कैश आउटफ्लोज, ठीक है, अंडरस्टूड। ये उसमें ऑपरेटिंग में आप नीचे 4 लिखते हो ना, तो लायबिलिटी साइड में मैंने याद करने का एक क्वेश्चन में करवाया भी था, याद करने का बताया था, एक याद कर लो, तो करंट एसेट आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो प्लस करना होता है, तो वो इनफ्लो हुआ ना, ठीक है। अब करंट एसेट आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो माइनस होगा, ओके। कोई एक याद कर लो, ये वाला याद कर लो, मैं तो ये याद रखती हूं कि करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो प्लस होता है, ठीक है, बाकी 4 ऑपोजिट। डन, हमारा पेपर नंबर 4 सेक्शन ए, आ जाओ फटाफट। व्हाट वुड यू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द फर्म, तो लेकिन कौन सा बैलेंस है, देखो अगर आपको करंट अकाउंट समझ में नहीं आता ना, तो आप उसके कोई भी चीज ऐसी समझ में नहीं आती, तो आप उसके नेचर का जो आपको टॉपिक पता है वो उठा लो। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पता है ना, कैपिटल अकाउंट का अगर कैपिटल अकाउंट का कभी डेबिट बैलेंस नहीं होता, पर करंट अकाउंट भी तो कैपिटल, तो अगर कैपिटल अकाउंट होता तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का तो ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अब ये डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो अगर एक्सपेंस होता है क्रेडिट बैलेंस पर, तो ये डेबिट बैलेंस पर इनकम होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो, उससे रिलेटेड टर्म जो आपको पता है वो देख लो, तो इट इज एन इनकम, ठीक है। तो हाउ वुड यू कंसीडर इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ अ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द फर्म, इट इज एन इनकम, क्योंकि अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा होता है, तो डेबिट बैलेंस हो तो इनकम हो जाएगा, ठीक है। इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड द शेयर ऑफ पार्टनर शेयर प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो चाहे आपका फिक्स कैपिटल मेथड हो, 2 मेथड है कैपिटल के, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ सेम है। तो ये क्या बोल रहा है, पार्टनर का प्रॉफिट है, तो पार्टनर का प्रॉफिट कौन से अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा, और कौन सी साइड में, पार्टनर को मिलने वाली चीजें क्रेडिट साइड में, और पार्टनर से जो जो लेना है वो डेबिट साइड में। तो ये पार्टनर को मिलने वाला है क्या, यस, पार्टनर का शेयर प्रॉफिट है तो पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट। फिक्स में 2 बनाए जाते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग तो वही होता है
जो आप नॉर्मल करते हो कैपिटल अकाउंट बनाकर, ठीक है। और फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो ये तो फ्लक्चुएटिंग ही पूछ रहा था। क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट। थर्ड, गुडविल इज अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ, इन्वेस्टमेंट होता है गुडविल? नहीं। फिक्स्ड एसेट होता है? नहीं। कंपटीशन होता है? नहीं। प्रेस्टाइज, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, प्रेस्टाइज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ये तो बहुत इजी था। वो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस होती है। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी बहुत इजी है। देखो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के टर्म्स देखे, यहाँ पे आती है आपकी टोटल एसेट, यहाँ पे होती है आपकी टोटल लाइबिलिटीज, और यहाँ पे होती है आपकी कैपिटल, है ना। तो अगर टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दो, मान लो ये 100 रुपीज है, ये 80 रुपीज है, तो कैपिटल कितने का बच गया? 20 रुपीज का। तो आपका आंसर होगा ए, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट है। वेयर इज द रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये कुछ नया लग रहा है। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस हमने जल्दी से कहीं पढ़े नहीं है। वेयर इज द रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रिकंस्ट्रक्शन के केस में हो सकता है ना, कंपनी मार्केट में उतरी हो रिसर्च करने के लिए कि मेरी इस एसेट की बुक वैल्यू इतनी है, तो अभी मार्केट में उसका भाव क्या चल रहा है, वही तो रिकंस्ट्रक्शन होता है कि अभी वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, और वही तो आप रिकंस्ट्रक्शन में करते हो। या फिर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, वो आप रिकंस्ट्रक्शन में करते हो। तो उसको कौन, मतलब वो कहां आता है, ये लिखा हुआ है क्रेडिट ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नो, लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट में क्यों जाएगा, उसको पे पाके करके खत्म करो, बांट के। हाँ, तो किस में बटेगा? पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। कौन सी साइड में, कौन सी साइड में बटेगा बताओ? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वो खर्चा कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर कर लेंगे। तो आपको पार्टनर को जो जो देना होता है क्रेडिट साइड में लिखते हो, और जो जो पार्टनर से लेना है। अरे पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, या किसी भी रीजन से आप रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो पार्टनर उसका जो खर्चा होगा वो भी कौन बेयर करेगा? पार्टनर बेयर करेंगे। तो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। वेयर इज द वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड प्रोविडेंट फंड shown in the balance sheet at the time of reconstruction of the partner? तो बोलो, ये दोनों बढ़ते हैं क्या पार्टनर में? बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ता है क्या, और ये पीएफ बढ़ता है क्या? तो पीएफ का तो याद है ना, वर्कमैन का वो थोड़ा कंफ्यूजन था, दो वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बढ़ता है। वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ता है, ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बढ़ता है। तो दोनों ही नहीं बढ़ते, और दोनों ही नहीं बढ़ते तो एज इट इज उठा के कहां लिख देना, कहां लिख देना? कौन सा था? 6th था ना। हाँ, तो कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि दोनों बढ़ते नहीं है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कुछ नहीं बोला है तो एज इट इज उठा के बैलेंस शीट में वापस लाइबिलिटी साइड रख देना, दोनों ही बढ़ते नहीं है। 7, वेयर डू वी रिकॉर्ड डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर? तो डिस्काउंट रिजर्व को ऑन डेटर्स, डेटर्स पे डिस्काउंट रिजर्व है, तो नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो वो आप कहां रिकॉर्ड करोगे? तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वो मतलब डिस्काउंट रिजर्व एक्स्ट्रा में दिया, तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो खर्चे बढ़ जाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके से क्या होता है, मैंने बोला भी था पहले कई बार कि वो पी&एल के ही नेचर का होता है। तो आप कहां लिख दोगे? पी&एल के मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, खर्चे डेबिट साइड में, और जो जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो सब क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन में, ठीक है। तो डेबिट साइड ऑफ, if a new partner begin his share of goodwill in cash, in which proportion is the goodwill distributed between the old partners? बताओ, नया पार्टनर जो आ रहा है, तो अगर नया पार्टनर आता है तो पुराने को अपने प्रॉफिट में से उसको कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। तो अगर पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा वो कौन से रेशियो में बटेगा? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी करा रही हूं आपको। चलो, लीला, शीला एंड नीला आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ। अब देखो रेशियो कैसे दे रखा है, ये रेशियो थोड़ी हुआ, रेशियो करने के लिए डिनोमिनेटर क्या करने पड़ते हैं? इक्वल। एंड नीला रिटायर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग? तो पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि नीचे रेशियो दे रखे हैं, तो सबके पेंट्स मतलब सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लो, ठीक है। तो 1/2 is to 1/3 is to 1/6, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको 2 से करूंगी तो नीचे 6 हो जाएगा, दोनों का 6 हो गया, और इसको 3 से करूंगी तो भी नीचे 6 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3, 2, 1। ये मेरा ओल्ड है।
और याद आया मेरा कॉपीराइट स्टेटमेंट, अगर रिटायर हो रहा है और न्यू रेशो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो गधे को टपली मारो और बाहर निकालो। तो टपली मार, नया निकाल। तो कौन जा रहा है? नीला जा रही है, नीला लास्ट है, तो हमारा बचेगा 3:2। ए इज योर आंसर। ठीक है। विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेथड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म? तो विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेड? तो पहला पेमेंट किसको जाता है? बताओ फटाफट। डिसोल्यूशन एक्सपेंस को। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस आप पे करते हो, बाकी सब चीजें बाद में। चलो नेक्स्ट। टू विच अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड? देखो ये बढ़ता है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बढ़ता। क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो ये सारी चीजें अभी मैंने बोला ये सब चीजें बांटने वाली है। अगर ये सब चीजें बांटोगे तो किसमें बांटोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटोगे। तो आंसर होगा कहां है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ये रडी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सब बटेगा। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस होता है पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में। रिटायरमेंट हो तो भी ऐसे याद रखो, पुराने पार्टनर मतलब सारे पार्टनर सबको मिलेगा। और कौन से रेशो में? पुराने रेशो में। एडमिशन हो तो भी ऐसे याद रखो, पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में। ठीक है, तो नए को नहीं मिलेगा। और रिटायरमेंट होता है तो सारे ही पुराने होते हैं क्योंकि उनमें से एक जा रहा है उसको भी मिलेगा। और कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। Which type of company is board of control for cricket in India? ये तो लड़के ही ज्यादा बता सकते हैं, आप ही बता सकते हो। BCCI कौन सी कंपनी है? बताओ फटाफट। लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये तो बॉयज को पहले से पता होगा। आप में से कौन कौन क्रिकेट खेलता है और अभी भी खेलता है? ओके चलो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैन अ कंपनी इशू एज पर द कंपनीज एक्ट? बताओ कितने टाइप ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है? 2 प्रकार, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट। एट व्हाट रेट डिबेंचर वुड बी इशूड एट डिस्काउंट? तो एट व्हाट रेट डिबेंचर वुड बी इशू एट डिस्काउंट? तो किस रेट पर इशू करते हैं डिबेंचर? तो 10%, 5%। परसेंटेज तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो रेट डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। हमने कहीं रेट्स नहीं पढ़े इसके। ठीक है चलो 15। What is taken as the basis in the profit and loss statement? What is taken as a basis for profit and loss statement? तो क्या बेसिस लिया जाता है P&L स्टेटमेंट में? हाँ वेरी गुड, सेल्स बेस लिया जाता है। सबके नीचे सेल्स आता जाता है। ठीक है, एक मिनट रुको, क्या? चलो नेक्स्ट। इन अ कंपनी ट्रेड पेएबल ऑफ करंट ईयर इज 62500 एंड इन विच परसेंटेज 25% इंक्रीज विद द कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस ईयर? ये हर उसमें पूछा जा रहा है, तो आप ये वाला जरूर याद रखना। तो क्या बोला है? करंट ईयर का 62,500 दे रखा है। तो करंट ईयर का अगर 62,500 है, 25% इंक्रीज हुआ है, तो ये किसके बराबर है? 125 के। तो 100 के बराबर कितना होगा? तो वैल्यू कम होनी चाहिए इससे, और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक 50,000 आंसर आता दिखता है। ठीक है, करके देख लेना। नेक्स्ट, क्योंकि 50,000 का आप कितना परसेंट? 25% निकालो तो आधा होगा 25, और 25 का आधा होगा 12,500। तो 50,000 में 12,500 प्लस कर लो तो आ जाएगा 62,500। इन विच फॉर्म रेशो आर प्रेजेंटेड? रेशो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है? बोलो। टाइम, कभी कभी रेशो टाइम्स में भी देखा है हमने, परसेंटेज में भी देखा है, और प्रोपोर्शनेट फॉर्म में भी देखा है। तो ऑल ऑफ द गिवन। ठीक है, टाइम्स ही मत लिख देना। हमने रेशो वाले चैप्टर में देखा है ना, किसी में हम ऐसे लिख रहे थे 2:1, है ना, किसी में हम लिख रहे थे 4 टाइम्स। ठीक है, और किसी में परसेंटेज में। लिक्विडिटी रेशो इज, लिक्विडिटी रेशो क्या होता है बताओ? लिक्विडिटी रेशो मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंसी? नहीं। मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी? नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विड, नाम ही लिक्विडिटी है, तो मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट हैज हायर लिक्विडिटी, हायर सॉल्वेंसी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी। कैश और कैश इक्विवेलेंट तो होता है क्या है? लिक्विड, यानी आपके पास इनफ पैसा है, तो वो क्या बताता है? आपकी लिक्विडिटी बताता है। ठीक है, तो हायर लिक्विडिटी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नॉन ऑपरेटिंग? तो डेप्रिसिएशन तो आप मशीन जो बिजनेस में यूज करे तो ऑपरेटिंग हुआ, नॉन ऑपरेटिंग पूछा आपसे, तो नॉन ऑपरेटिंग कौन सा आएगा? फटाफट चलो, 20 आएगा, रेंट रिसीव्ड इनकम ऑन एसेट। यस, ठीक है, क्योंकि आपको एसेट पे अगर कोई रेंट रिसीव हो रहा है तो वो आपका ओरिजिनल बिजनेस नहीं है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपके लिए। कमीशन तो आप काम ही ऐसा करते होंगे, बिजनेस इसी तरीके का होगा जहां आपको कमीशन मिलता है, डेप्रिसिएशन मशीन पे लगता है, और इनकम टैक्स रिफंड टैक्स जमा कराओगे तो वो आपके बिजनेस किया, ऑपरेट किया, उसी से रिलेटेड तो टैक्स जमा कराओगे, तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो रेंट रिसीव्ड इनकम ऑन एसेट, ठीक है। तो फाइनली दिस इज बी डन, और आप ए ऑफ पेपर नंबर 5। ओके ओके, सो what percentage of interest will be paid when no provision is made pertaining to a interest on capital of a partnership deed? बोलो, what percentage of interest will be paid when there is no provision? कोई प्रोविजन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है? आधे बोलेंगे मैम 6%। 6% क्या? नो, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो इंटरेस्ट। 6% तो बेटा उस पर है जो पार्टनर लोन देता है फर्म को, एक तो उस पर है और दूसरा उस पर है जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका पैसा आपने कुछ रोक रखा है, तो उस पे जब पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है तो 6% दे सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, वेयर इज इंटरेस्ट पेड ऑन a loan to a partner recorded? interest paid to a loan to a partner, okay, यानी पार्टनर ने किसको लोन दिया है? फर्म को लोन दिया है। पहली बात तो ये लाइन समझना, इसमें दिक्कत है। तो पार्टनर ने किसको लोन दिया है? फर्म को लोन दिया है, तो फर्म उस पे, अभी तो मैंने बताया फर्म उस पे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगा, तो फर्म के लिए वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस होगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। मेरी बात ध्यान से सुनो, कई लोग बोलेंगे मैम ये पार्टनर ने दिया है तो इसको फिर अपने P&L एप्रो पे क्यों नहीं डाला? क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा तो पार्टनर को ही मिलने वाला ना। बच्चा, P&L एप्रो में वो चीजें आती हैं जैसे सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, बोनस टू अ पार्टनर, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नहीं आएगा। ये अलग से आपने एक्सटर्नल पार्टी बन के लोन दिया है, ठीक है, मतलब उसमें सबको लोन देना कंपलसरी थोड़ी था। आपने नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं किया, फर्म को पैसे की जरूरत थी, आपने एज अ लोन दिया, आपने कैपिटल नहीं लगाई है, ठीक है, इसलिए वो P&L के डेबिट साइड आएगा, लिख लो। चलो नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज कंपेयर टू विच प्रॉफिट? बताओ, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट को किस प्रॉफिट से कंपेयर किया जाता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। तब जो गुडविल आप निकालते हो, गुडविल की कैलकुलेशन करते हो, तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट को किससे कंपेयर करते हो? कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना है, मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, और एक्चुअली कैपिटल कितनी बिजनेस में लगी हुई है। तो द आंसर इज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। अ गुडविल शुड नॉट एग्जिस्ट इन अ बिजनेस दैट इज इन। किस केस में गुडविल नहीं होनी चाहिए? लॉस के केस में गुडविल कैसे निकालोगे? प्रॉफिट के केस में तो जितना प्रॉफिट है उससे ऊपर जितना भी आपका होता है वो आपके रेपुटेशन या उसका पैसा आप कमा रहे हो, तो लॉस के केसेस में गुडविल नहीं आएगी। What is the workers profit sharing fund? क्या प्रॉफिट शेयरिंग फंड बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, वो कंपनसेशन वाला बढ़ता है ना, क्लेम कंपनसेशन वाला। प्रॉफिट शेयरिंग फंड और पीएफ नहीं बढ़ता है। अगर वो नहीं बढ़ता है तो वो क्या माना जाता है? पेएबल माना जाता है। व्हाट इज अ प्रॉफिट शेयरिंग फंड फॉर अ पार्टनरशिप फर्म? तो इट्स अ पेएबल। आप उसको आउटसाइड, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है या बोला है तो आप उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांटते नहीं हो, ऐसे की ऐसे नई बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर आर द इफेक्ट गिवन व्हेन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनर? तो लायबिलिटी की वैल्यू, यानी आप क्या बनाओगे? रिकंस्ट्रक्शन बनाओगे, तो वहां पे आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? रिवैल्यूएशन बनाते हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए देखो, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लेना, एसेट एक याद कर लो, ए यानी एसेट है ना, एसेट अगर इंक्रीज होगी तो इधर कोई एक याद कर लो, अब बाकी सब रिवर्स चलेंगे। एसेट इंक्रीज होगी तो इधर, तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो इधर। अब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही थी क्या हमारी यार? यस, लायबिलिटी डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी लायबिलिटी डिक्रीज इधर, थोड़ी गलत बोल रही हूँ। एसेट इंक्रीज होगी तो इधर, तो एसेट डिक्रीज होगी तो इधर, तो लायबिलिटीज का रिवर्स चलेगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इधर
और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो इधर। कोई एक लर्न कर लो, बाकी सब उसके ऑपोजिट चलेंगे, ठीक है। तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो बाई साइड में, तो एसेट डिक्रीज होगी तो टू साइड में, डेबिट साइड में। तो एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो वहां पे लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में डिक्रीज होगी। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या पूछा क्या था, हाँ, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सच लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी भी से तो माइनस करना है, और रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में। देखो ये रहा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज पूछा है, ठीक है, 6 का ए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कौन से, तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, याद है, तो बी आंसर आएगा। नेक्स्ट, अभी दो पार्टनर हैं, अभी और अम्मी आर इक्वल पार्टनर, दे एडमिटेड अभा एज अ पार्टनर फॉर 1/4, तो 1 में से 1/4 माइनस कर देना, 1 में से आप 1/4 माइनस कर दोगे तो किसका 3/4 किसका प्रॉफिट बच जाएगा, अभी और अम्मी का बच जाएगा। जब कुछ नहीं दे रहा तो क्या पूछा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो कुछ ये अगर ओल्ड रेशो इक्वल था तो सैक्रिफाइसिंग भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। आप नया निकाल लो, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो भी इक्वल ही आएगा, मैंने आपको 50 बार ये समझाया है, ठीक है। तो 3/4 को आप इक्वल रेशो में बांटोगे, क्योंकि ओल्ड इक्वल था तो सैक्रिफाइसिंग भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। हाउ लॉन्ग डज अ रिटायर्ड पार्टनर क्लेम फॉर प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो टिल फाइनल अकाउंट नहीं, टिल रिटायरमेंट फ्रॉम फाइनल अकाउंट, ठीक है, मार्क कर लो, सी आएगा, टिल रिटायरमेंट फ्रॉम फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट चलो 10th, Who has to bear dissolution expense, ये पिछले वाले पेपर में भी आया था, फॉर्म को बियर करने पड़ते हैं, तो जनरली फॉर्म, Who has to bear, फॉर्म बियर करती है, और सबसे पहले ही आप फॉर्म क्या करती है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस को खत्म करती है, फिर आगे बाकियों का पेमेंट करती है। What is the type of accomplishment account, तो नॉमिनल अकाउंट है, अकम्प्लिशमेंट अकाउंट लिख लो, ये आपको नहीं पता होगा, कहीं जल्दी से हमको मिला नहीं है तो लिख लो, नॉमिनल अकाउंट होता है। ओके, which capital is known as nominal capital as well as authorized capital, nominal capital भी है और वो authorized capital भी है। तो याद करो, अगर 11th में या BS में आपने कहीं पढ़ा होगा कि कंपनी को जितना पैसा चाहिए होता है ना, वो ऑथोराइज कैप, उससे ज्यादा शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती। तो अगर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो अब जब ऑथोराइज कैपिटल लिखते हैं ना, तो वहां पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसको बैलेंस शीट के टोटल में टोटल नहीं करते हैं। तो जो ऑथोराइज कैपिटल होती है ना, वो आपको रजिस्टर्ड एज पर कंपनीज एक्ट, आप जब रजिस्टर कराते हो ना अपनी कंपनी को, तो रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, तो वो रजिस्टर्ड कैपिटल है आपकी, ठीक है। उस कैपिटल से ज्यादा आप पब्लिक से पैसा मांग नहीं सकते हो, ठीक है। 13 पे आ जाओ, मिनिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड इन पब्लिक इशू टू इंश्योर दैट शेयर सब्सक्रिप्शन डू नॉट गेट कैंसिल, हाँ 90% और मोर, मिनिमम 90% का होना चाहिए, 90% मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, क्योंकि 100% आते तो हैं, इवन ओवर वैल्यू भी आते हैं, कई बार तो ज्यादा सब्सक्रिप्शन भी आता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन जिसको बोलते हो। चलो, डिबेंचर इज डेट फॉर अ कंपनी, डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी, ये मैंने आपको बहुत बार बताया। हाउ मेनी एसेट्स आर एनालाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो 4 एनालिसिस होते हैं, कौन कौन से ये बता दो फटाफट, कौन कौन से होते हैं। एक कॉमन साइज होता है, याद आया, कॉमन साइज होता है, ठीक है। कॉमन साइज को आप वर्टिकल एनालिसिस भी बोल सकते हो, कॉमन साइज एनालिसिस उसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। कई जगह अभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लिखा हुआ ही आ रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वर्टिकल एनालिसिस। फिर ट्रेंड था, ट्रेंड जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और कौन सा होता है, एक कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो एनालिसिस, और एक रेशियो एनालिसिस, ठीक है, एक रेशियो, तो ये 4 होते हैं, तो 4 आंसर है, ठीक है। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, कॉमन साइज हो तो वर्टिकल और ट्रेंड हो तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। चलो नेक्स्ट, द कंपैरिजन, देखो नीचे ही आंसर था 4, द कंपैरिजन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ डिफरेंट ईयर इज नोन एज, जब आप 2 सालों का डिफरेंट ईयर्स का कंपैरिजन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following ratio are included in traditional classification, तो देखो लिक्विडिटी नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी, ये आएगा कंपोसाइट, कंपोसाइट रेशियो इज अ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। Which of the following ratio is expressed in the proportion form, which of the following ratio is expressed in the proportion form, इसमें से proportion form में कौन सा रेशियो एक्सप्रेस्ड होता है, बताओ फटाफट, कौन सा रेशियो एक्सप्रेस्ड होता है प्रोपोर्शन फॉर्म में, करंट रेशियो, ठीक है। प्रोपोर्शन यानी
इस टू में लिखते हो। तो करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटी, तो एसेट बोलते हैं ना 2 गुना होनी चाहिए लाइबिलिटी के, ठीक है। तो करंट रेशो आएगा। अमंगस्ट ऑल एसेट ऑफ अ बिजनेस डैश इज मोस्ट लिक्विडिटी, तो ये तो आपको पता ही है, कैश एंड कैश लिक्विडिटी रेशो शो करता है, ठीक है। करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी रिजल्ट इन विच एक्टिविटी, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को कहां लिखते हो, सबसे पहले ऑपरेटिंग में, ठीक है। करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज आप कहां लिखते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो हियर इज वी हैव कंप्लीटेड विद इन 9 मिनट्स। ओके, तो स्क्रीन पर आ जाओ, आपको पेपर नंबर 6 दिख रहा है, सेक्शन ए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप साथ साथ में स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया करो, है ना, तो आपको बुक भी मिल जाएगी, और है आप खरीद सकते हो, तो बेटर टू बाय इट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो कौन सा पेन यूज करना है, ग्रीन यूज करते हैं। ओके, ग्रीन मुझे एक अच्छी फीलिंग देता है, रीजन कि वो आपको अलाउड करता है कि आप आ सकते हो, तो आप गुड मार्क्स ला सकते हो। चलो, the profit and loss proportion of A, B, C is 3:1 respectively. The divisible profit is 1,98,000. Divisible profit ही दे रखा है सीधे आपको। What will be the profit of C? ऐसा बच्चों जैसा क्वेश्चन कौन पूछता है? मैम आपके लिए बच्चों वाला है, हमारे लिए नहीं। Into 1/6, ठीक है। तो 1,98,000 को आपका ये लोग कैलसी में into 1 भी करते हैं, डिवाइडेड बाय 6 करना सीधे, तो आंसर इज 33,000। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, ऐसा पेपर आ जाए तो मजा आ जाए। अभी तो एक ही क्वेश्चन पढ़ा है, लेट्स रीड आउट। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्टनर आर देयर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस अकॉर्डिंग टू द रूल बोला है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल इट्स 50, और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट इट्स 100, ठीक है। कंपनीज रूल है तो 50, और कंपनीज एक्ट 2013 हो तो 100, ओके। Out of the following factor, which factor is not affecting the value of goodwill? Goodwill की वैल्यू को कौन इफेक्ट नहीं करता, तो एफिशिएंसी ऑफ द ओनर, डेफिनेटली अगर ओनर एफिशिएंट होगा तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा, ठीक है। फिर स्पेशल बेनिफिट ऑफ द फर्म, ये भी इफेक्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर का लोकेशन नहीं, बिजनेस का लोकेशन इफेक्ट करना चाहिए, हाँ तो डी तो ठीक है। तो सी इज योर आंसर, कस्टमर के लोकेशन से कोई फर्क बिजनेस के रेपुटेशन या गुडविल पर नहीं पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, वेयर इज द गुडविल शोन इन द बुक ऑफ द फर्म, वेयर इज द गुडविल शोन इन द बुक ऑफ द फर्म, बताओ कहां शो की जाती है गुडविल, बाकी 3 तो एकदम ही फर्जी है। रिवैल्यूएशन और P&L अकाउंट में, नो, एसेट डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ओके, इंटेंजिबल एसेट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय, अब तो मैं कह सकती हूँ ऐसा पेपर आ जाए तो बल्ले 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 बल्ले। फिर वो वाला गाना गाएंगे अपन मिलके, आशाएं आशाएं कुछ पाने की हो आस आस, मानो को साथ साथ आशाएं आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को चीन ले, आशाएं ले। ये गाना सुनो एक बार फुल आवाज करके, एकदम फुल आवाज कर लेना, हेडफोन लगा लेना। जब आपके पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही ना तब, अभी तो वीडियो देखना कंप्लीट, जब आपके पढ़ने की इच्छा नहीं हो ना बच्चों, तो यूट्यूब पे मेरे वीडियो के अलावा बहुत अच्छा है गाने भी, आप ये वाला गाना फुल आवाज कर लेना, हेडफोन लगाना, और मम्मी को पहले से बोल देना कि मैंने गाना सुना है, नहीं तो पता चला मम्मी बैट लेकर आ गई, क्या कर रहा है तू, सुनता नहीं है, 10 आवाज लगा दी, ठीक है। हेडफोन लगाना, फुल आवाज कर लेना, और अपनी ही मस्ती में नाचना, अब ऐसे रियलाइज करना नो बडी इज वॉचिंग यू, आप देखना क्या खुशी मिलती है, क्या मजा आता है, बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं उस टाइम पे। तो जब आपको पढ़ने का मन नहीं हो ना तो आप ऐसा करा करो, तो आप अंदर से मतलब मोटिवेट करने के लिए कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ है हमारे अंदर जो हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप वो सुन के आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको खुद को लगेगा नहीं मुझे भी कुछ करना है, और आप वापस लग जाएंगे अपनी पढ़ाई पर। चलो आ जाओ, व्हाट इज मीन बाय द डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन का डेबिट, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट होता है, तो डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो इसमें से कौन सा बैलेंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, बताओ फटाफट बताओ,
वेरी गुड। रिजर्व फंड का जो बैलेंस होता है वो मतलब प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर आप साइड में रख रहे हो कि फ्यूचर में कुछ नुकसान वगैरह होगा तो यहां से हम उसका भरपाई कर लेंगे। तो आप बनाते हो जनरल रिजर्व इस सब के लिए। तो रिजर्व फंड होता है जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही होते हैं, मतलब प्रॉफिट जो थोड़ा थोड़ा, छोटे बच्चे नहीं होते गुल्लक में पैसा डालते हैं, हम भी डालते थे वही। चलो, at the time of admission of a new partner, which ratio is used to write off the amount of goodwill shown in the book between old partner? बताओ, old goodwill old partner में कौन से रेशियो में बांटी जाती है? That is the only question. तो old goodwill old partners में old रेशियो में बांटी जाती है, ठीक है, ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, इफ द लाइबिलिटी ऑफ, अच्छा कुछ लोग तो है ना इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बोलते हैं कौन पढ़ेगा, छोड़, अपन तुक्का मार देते ए। अरे एक बार पढ़ के तो देख लो, बाई चांस आपको आता हूं। If the liability of a compensation accepted is more than the workman accident compensation reserve, workman accident compensation reserve बना रखा है मानो आपने 2000 का, लेकिन क्लेम आ गया 3000 का, तो अब 1000 रुपए लाना पड़ेगा ना, ये क्लेम है, लाइबिलिटी आई 3000 की, ये आपका रिजर्व था, तो आप 1000 रुपए कहां से लाओगे? रिवैल्यूशन से। तो टू रिवैल्यूशन अकाउंट, 8th का ए लगा लो, टू रिवैल्यूशन अकाउंट, ठीक है, याद आया? डेबिट साइड में, रिवैल्यूशन के इस साइड में लिखेंगे एक्सपेंस। एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेबल अमाउंट ऑफ द रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर। तो रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर को जो दे रहे हैं उसमें से क्या डिडक्ट किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म या इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस? ये लोन तो गिवन टू द फर्म थोड़ी डिडक्ट करेंगे, और कम थोड़ी करेंगे। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन द डेबिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट पार्टनर फर्म को देकर जाएगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से क्या कर लेते हो? कम कर लेते हो, ठीक है। विच बैलेंस of account is not transferred to realization account on the date of dissolution? तो किसका अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया जाता? रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन में। तो एसेट्स क्लोज करने के लिए आती है, लाइबिलिटी सारी आती है, फिर एसेट से जितना पैसा आ रहा है कैश में दिखा देते हो, उधर लाइबिलिटी से जितना पैसा आ रहा है कैश में दिखा देते हो। पर कैश और बैंक अकाउंट, अरे कैश को भी मार्केट में लेकर जाके बेचोगे क्या? आपके जेब में 10,000 रुपए पड़े आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में, तो क्या उसको भी आप बेचोगे मार्केट में? अरे 10,000 के बदले 10,000 ही मिलेंगे। तो कौन सा आएगा? बैंक अकाउंट। बाकी एसेट क्लोज किया जाता है क्योंकि उसको मार्केट में बेचा जाता है। बाय व्हाट अदर नेम रियलाइजेशन अकाउंट इज नोन? ये 10 बार बताया है मैंने, बताओ फटाफट। बाय व्हाट अदर नेम रियलाइजेशन, हमने करा था ना, रिवैल्यूएशन होता है P&L एडजस्टमेंट और रियलाइजेशन होता है अकम्प्लिशमेंट अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये दोनों एक नाम है, ए और सी। रिवैल्यूएशन को P&L एडजस्टमेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना। वेयर इज द बैलेंस ऑफ कॉल्स इन एरर शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट में जब आप कॉल्स इन एरर करते हो नहीं करते हो, फाइनल अकाउंट पढ़ो, पार्ट 2 में है फाइनल अकाउंट कंपनीज का, उसके अंदर तो कहां से माइनस करोगे? सब्सक्राइब कैपिटल में से, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से आप कॉल्स इन एरर क्या करते हो? माइनस करते हो। डेटर हो नहीं सकता, क्रेडिटर हो नहीं सकता, कैसे बुद्धू वाले ऑप्शन दे रखे हैं, बैंक बैलेंस हो नहीं सकता, कॉल से नहीं तो कैपिटल में से ही माइनस होगी ना। चलो नेक्स्ट, विच ऐसा पेपर आना चाहिए मजा आ जाए अब की बार, 90 पार। Which amount is deducted from the share capital account at the time of recording journal entry of a forfeiture of a share? Which amount is debited फ्रॉम अ शेयर कैपिटल में कौन सी अपन करते हैं ना, जब शेयर इश्यू करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हो, मैं हमेशा आपको क्वेश्चन कराती हूँ तो भी बोलती हूँ, और शेयर जब आप फोरफीट करते हो तो शेयर कैपिटल को वापस क्या कर देते हो? डेबिट। तो मानो मैं कोई इन्वेस्टर थी, मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो कंपनी ने मेरे से 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए, पर कंपनी ने अभी तक 8 रुपए ही मांगे, 8 में से मैंने 5 रुपए दे दिए, बाकी नहीं दिए, तो कंपनी मेरा शेयर वापस ले सकती है। तो कंपनी डेबिट कितने से करेगी? जितना उन्होंने अभी तक मांगा है, ठीक है। जो नहीं मांगा फेस वैल्यू से नहीं करते, जितना मांगा है उससे, तो कॉल्ड अप कैपिटल आएगा, ठीक है, कॉल्ड अप से डेबिट करते हैं। ध्यान रखना, ये किसी क्वेश्चन में नहीं परेशान किया हमने, हो सकता है पेपर 6 में हो, पर यहाँ एज में आया है, आप फेस वैल्यू मत लिख देना। चलो नेक्स्ट, विच डिबेंचर इज सिमिलर टू अ करेंसी नोट
कौन से डिबेंचर सिमिलर होते हैं करेंसी नोट के, मतलब मतलब वो एक तरीके से ऐसा ही है कि वो आपके पास पैसे हैं, तो बेयरर डिबेंचर, ठीक है। Which statement is prepared to know the profit and loss of a specific period for a business entity? तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, ये तो 11th के बच्चे, P&L अकाउंट, P&L अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताता है, कंपनी की प्रॉफिट की स्थिति बताता है। P&L स्टेटमेंट, ये P&L अकाउंट बोलो, इनकम स्टेटमेंट बोलो, ठीक है। The analysis of a financial statement, the analysis of a financial statement makes interpretation, वो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, इंटरप्रिटेट करता है, मेक इंटरप्रिटेशंस। Which of the following ratio is not expressed in percentage form? बताओ इसमें से परसेंटेज फॉर्म में कौन नहीं आता है, कौन नहीं आता, स्टॉक टर्नओवर, क्योंकि वो किस में आता है, टाइम्स में आता है, बाकी सब परसेंटेज में आता है। आप निकालते हो ना कि ग्रॉस प्रॉफिट 10%, नेट प्रॉफिट 30%, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट 50%, 60%, नेट प्रॉफिट 10%, 30%, ठीक है। और ऑपरेटिंग रेशियो भी आपका परसेंटेज में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, स्टॉक टर्नओवर, वो आपका टाइम्स में होता है। नेक्स्ट, जनरली इन प्रपोर्शन, ये मैंने आपको आगे वाले पेपर में भी बताया था। करंट रेशियो डिजायरेबल, करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का। तो इसका रेशियो डिजायरेबल क्या होता है, 2:1, यानी एसेट लायबिलिटी के 2 गुना होनी चाहिए, तो 2:1। शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट इज, बैंक में डिपॉजिट करवाया आपने, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट इज कैश इक्विवेलेंट, कैश के बराबर ही है वो, आप कभी भी जाके बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट एन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन, ये ऑपरेटिंग में नहीं आता, बताओ। ये तो नॉन कैश है, आएगा ही। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ इंटेंजिबल, ये भी नॉन कैश है, ये भी आप उसमें वापस प्रॉफिट में ऐड बैक करते हो। राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, इसके कारण भी आपने प्रॉफिट कम किया होता है, तो ये तीनों तो वापस क्या करते हो, ऐड कर देते हो, तो ऑपरेटिंग में तो ऐड करोगे। और क्या नहीं आएगा फिर, प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा। ओके, चलो अब बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। डिविडेंड किस में आता है बताओ आप, इन्वेस्टिंग में आ सकता है कि डिविडेंड, पेड है, पेमेंट करना है आपको डिविडेंड का, तो किसमें आएगा, इक्विटी शेयर पे पेमेंट किया जाता है डिविडेंड का। डिविडेंड का पे किसको करते हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जिसने आपके कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड, तो कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर इशू किसमें लेते हो, इशू करते हो, तो इनफ्लो आता है किसमें, फाइनेंसिंग में। तो डिविडेंड भी इक्विटी का पार्ट है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा देती है उसको बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो वो प्रपोज डिविडेंड किस में आता है, आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ओके, चलो तो कंप्लीटेड